ठीक है, तो आज अपना ये नया चैप्टर है आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने आपका जो भी था नॉमेनक्लेचर वगैरह वो पूरे हमने देख लिए थे। ठीक है, हम आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल बताते हैं केमिस्ट्री का कि जो हमारा नमक होता है, नमक एक प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। प्रिजर्वेटिव का मतलब जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनको खत्म कर देता है। कैसे खत्म करता है चलिए हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, पानी का अमाउंट ज्यादा यानी वाटर का अमाउंट ज्यादा, बट फॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है कम। फॉल्ट यानी सोडियम यानी नमक या अदर कुछ हो सकते हैं, नॉर्मली ये है। पर जैसे ही हमने इसको कहाँ पे डाला, फूड में डाला, पर फूड के पास अभी नमक नहीं है यानी फॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है। दूसरा कंडीशन होता है जब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा फूड लिया, एक ऐसा भोजन लिया जिसके अंदर हमने साल्ट का अमाउंट ज्यादा कर दिया यानी नमक डाल दिया। जब नमक डाल दिया तो फूड में साल्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया कहाँ पे आता है, उस खाने के पास आता है, उस भोजन में आता है जिसके पास साल्ट का अमाउंट ज्यादा होता है। अब बैक्टीरिया के पास खुद क्या है, साल्ट का अमाउंट कम और वाटर के अमाउंट ज्यादा। तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में आपका एक एग्जांपल होगा। ओस्मोसिस का मतलब ये होता है कि लो कंसंट्रेशन, जो फॉल्ट का लो कंसंट्रेशन होता है और हायर फॉल्ट का कंसंट्रेशन, उससे वाटर का मूवमेंट होना। याद रखना, ओस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट यानी वाटर का मूवमेंट होगा। कहां से होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन जिधर कम है, लो सॉल्ट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन तक। ठीक है, अब देखो इसमें जो यह है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया आया कहां पे आके बैठ गया, जहां पे खाना था। खाने में क्या थी, नमक। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन है कम और खाने के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा। अब साल्ट का कंसंट्रेशन कम है बैक्टीरिया के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी का मूवमेंट होगा, पानी बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। कहाँ से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बाहर निकल जाएगा खाने की तरफ। यानी जो यहाँ पे पानी है, ये पानी कहाँ निकल जाएगा, बाहर। अब बताओ, पानी बैक्टीरिया से बाहर निकलने लगा तो ये क्या हो जाएगा, सेल जो है, सेल सिकुड़ जाएगी, कोशिका जो है इसकी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। जब श्रिंक हो जाएगी तो सेल का क्या होगा, डेथ होगा। क्योंकि जब पानी ही नहीं रहा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि पानी का यानी वाटर का एक मेन फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से सॉल्ट क्या करेगा, बैक्टीरिया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। समझ में आया। सिंपल वर्ड में हम आपसे बोले कि जो साल्ट होता है, जो नमक होता है, वो प्रिजर्वेटिव की तरह का इफेक्ट करता है, यानी बैक्टीरिया को कैसे खत्म करता है। तो आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, साल्ट का कंसंट्रेशन कम, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा। पर जैसे ही आपने क्या किया, एक खाना लिया, एक फूड लिया जिसमें क्या डाल दिया, नमक। अब उस फूड में क्या होता है, नमक का कंसंट्रेशन हो गया ज्यादा। ठीक है, अब उस फूड में आके ये बैक्टीरिया बैठता है। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन है कम और वाटर का कंसंट्रेशन है ज्यादा। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसका नाम है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस का मतलब ये होगा कि जहां पे लो कंसंट्रेशन है साल्ट का, वहां से वाटर का मूवमेंट होगा, वहां से पानी निकलेगा। और साल्ट का कंसंट्रेशन कहां पे है, कम, बैक्टीरिया के अंदर, तो वहां से क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकल जाएगा तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा। इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, जब ये बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, डेथ। क्योंकि वाटर ही निकल गया और आपको पता है कि पानी किसके लिए जरूरी होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी सेल में जो भी एक्टिविटी चलती रहती है। इस तरीके से क्या होता है, ये आपका खत्म हो जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, यानी नमक इस तरीके से प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना मेन देखते हैं जो हमने आपको बताया, आइसोमेरिज्म। चैप्टर का नाम है हमारा आइसोमेरिज्म।
ठीक है। आइसोमेरिज्म को समझने से पहले हम किसको समझते हैं? आइसो आइसोमर मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम। अब आइसोमर या आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ेंगे किसी एक कंपाउंड का नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा? कंपेयर होगा दो कंपाउंड के बीच में। पहला बात, हम एक कंपाउंड का यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। दो कंपाउंड के बीच में क्या होगा? कंपेयर, या एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म के बीच में होगा कंपेयर। ठीक है, चलो। तो आइसोमर का मतलब ये हो गया कि वो कंपाउंड जिसका जनरल फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो? फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, या तो फिर दोनों ही हो, तो उसे हम बोलते हैं आपका आइसोमर। और आइसोमर की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, यानी आइसोमर के फेनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए। आइसोमर मतलब कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जीएफ यानी जनरल फार्मूला, एमएफ यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट हैविंग different physical and chemical property, but having different physical and chemical property। चलिए, समझ में आया कि उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, एल्कोहल और दूसरा ईथर। CH3 CH2 CH2 CH OH। ठीक है, ये है हमारा एल्कोहल। एक ले ईथर लो, ठीक है। ये भी क्या है हमारा? ईथर। ये है एल्कोहल, ये है ईथर। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसका हम आगे बनाते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कितने कार्बन है? 1 2 3, C3। हाइड्रोजन 3 2 5, 2 7 और 1 8, 3 2 5 2 7 1 8, H8। और ऑक्सीजन 1। इसको चलो करो ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला। C3 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 7 8, H8 और ऑक्सीजन 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है? सेम है। और हमने आपको जब IUPAC बताया था तो ये भी बताया था कि एल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला भी क्या होता है? सेम। ठीक है, चलिए। दूसरा हमने आपको बताया कि फिजिकल यानी इसका जनरल फार्मूला भी क्या होगा आपका? सेम। FeNH2NO+2। ये क्या था? जनरल फार्मूला। और ये भी इसका जनरल फार्मूला है, FeNH2NO+2। ये भी आपका जनरल फार्मूला। तो ये भी सेम है। हमने बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम, बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आपको पता है एल्कोहल एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या होता है? लिक्विड। बट ईथर एट अ रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होगा? बोलिए, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? ये होता है आपका गैस। ठीक है, हर ईथर नहीं होता। चलो ठीक है, तो ये तो है आपका जनरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ये है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल
ठीक है, चलिए अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब केमिकल प्रॉपर्टी में हम आपको जब आपको बताएंगे आगे तो बताएंगे रिएक्शन, एल्कोहल के रिएक्शन अलग होते हैं, ईथर के रिएक्शन अलग होते हैं। समझ में आया? तो ये हुआ आपका केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो हमने आपको नॉर्मली बता दिया। एक डाउट और आपको जो हो सकता है वो भी बता दी, क्या आइसोमर में, ध्यान से, क्या आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है क्या, या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है क्या? ये देखो, आइसोमर में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है और यहाँ पे क्या है, O। तो आप ये तो निकाल ही दो कि फंक्शनल ग्रुप में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप सेम। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आइसोमर में, डिफरेंट। पूरा स्टेटमेंट नहीं हुआ, पर आगे चल के हम आपको ऐसा भी पढ़ाएंगे कि फंक्शनल ग्रुप होंगे, आपका एक आएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होंगे सेम, मतलब फंक्शनल ग्रुप होगा सेम बट उसका पोजीशन डिफरेंट होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या निकलता है कि आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम भी होता है और डिफरेंट भी होता है। समझ में आया? एक को नहीं होता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि सेम ही होता है या डिफरेंट ही होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है आपसे कि आइसोमर क्या होते हैं, तो आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, फिर दूसरा कंफ्यूजन क्या होता है, क्या आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? दोनों होते हैं। आगे चल के हम बात करेंगे। आप कोई एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते कि आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है या डिफरेंट होता है। दोनों ही क्या होते हैं, आपके सही स्टेटमेंट है। मतलब आपका आइसोमर में क्या होगा, आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा। वो डिपेंड करता है किस टाइप का आइसोमर है। ठीक है, फिर एक एग्जांपल देते हैं, एल्कोहल और ईथर। एल्कोहल में आपका ये देखो OH है और ईथर में ये है आपका, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C3H8O C3H8O। जनरल फार्मूला भी सेम है, CnH2nO+2, और इधर भी आपका सेम है। फिर ये रूम टेम्परेचर पे अल्कोहल क्या होता है, लिक्विड होता है, और ये ईथर क्या होता है, गैस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी में अल्कोहल कुछ दूसरा रिएक्शन देगा और ईथर कुछ दूसरा रिएक्शन देता है। तो ये था हमारा आइसोमर। आइसोमर वो कंपाउंड जो आइसोमर शो करते हैं, या नॉर्मली बोलो आइसोमर के शो, या सीधी सी बात है, एक जो क्या होती है, प्रोसेस होती है आइसोमर को शो करने की, उसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक हम बहुत अच्छा एग्जांपल बताते हैं आपका आइसोमर का, जो आपने उसको देखा होगा। ठीक है, आइसोमर का सबसे अच्छा एग्जांपल है चिंकी और मिंकी। ठीक है, उसमें देखो उनका जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिर्फ DNA। ऐसा नहीं है कि एक में RNA है एक में DNA है, दोनों में क्या है, DNA ही है। फिर आता है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि चिंकी अगर जो क्या है वेजिटेरियन हो तो वो भी क्या हो, वेजिटेरियन हो, वो हो सकती है नॉन वेजिटेरियन। एक को सुबह पढ़ना पसंद हो तो एक को पढ़ना ही पसंद ना हो। तो ये क्या है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। समझ में आया? तो आइसोमर का मतलब ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोमर में आप एक बात नहीं बोल फंक्शनल ग्रुप सेम होता है या डिफरेंट होता है। आपको क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप के टाइप पे डिपेंड करेगा। तो फंक्शनल ग्रुप में आइसो आपका क्या होगा, आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, चलिए
ये हुआ हमारा आइसोमर के बारे में। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर, यानी कितने टाइप के होते हैं क्लासी या टाइप, कितने प्रकार के होते हैं आपके आइसोमर। चलो, आइसो, ठीक है, आइसोमर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा आपका स्टीरियो आइसोमर, दूसरा होगा आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे तो ये देख लो, फिर हम बताते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या क्या होंगे? सीपीआर यानी चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग आइसोमर, फिर F4 आएगा फंक्शनल आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास M फॉर मेटा मैरिज्म और T फॉर आएगा आपका टॉटोमेरिज्म। एक और आएगा, आ गया ना, वो तो आ ही गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो, अब आता है आपका स्टीरियो आइसोमर या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें दो टाइप के होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फ़िगरेशनल, और दूसरा होगा कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होगा कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है कन्फर्मेशन। तो हम आपका देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ पे देखेंगे आपका जियोमेट्रिकल, क्या जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा हम देखेंगे आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जो हमारा आइसोमेरिज्म होता है, ठीक है ना, समझ में आया। जो आइसोमर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है आपका स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो होते हैं 6 टाइप के होते हैं, चैन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, रिंग आइसोमर, फिर फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। इसी तरह उसके बाद आ जाएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसमें होगा कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होगा कन्फर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशन में आएगा जियोमेट्रिकल और दूसरा आएगा ऑप्टिकल। जो हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहे थे वो क्या है, देखो आपका जो ये होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर में, एक पॉइंट नोट करके लिखो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में एटम की क्या होगी, कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। डिफरेंट कनेक्टिविटी बोल सकते हैं बॉन्डिंग पैटर्न, ठीक है।
आगे चल के हम बताएंगे इनका मतलब, बस आगे ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर में कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी या बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो कहीं पे नोट करके लिख लो यहाँ पे, ठीक है, इतने पे डिफरेंट कनेक्टिविटी, ये इसी को बोल सकते हो डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न। आगे चल के हम बात करेंगे क्या होता है, ठीक है ना। जब कनेक्टिविटी या बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, आईयूपीएफई नेम क्या होगा, डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। यानी एक ब्रह्मास्त्र है कि आई स्ट्रक्चरल आइसोमर को कैसे पहचानोगे। अगर जो दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड का आइसोमर यानी सॉरी आईयूपीएफई नेम क्या है, डिफरेंट है, तब तो स्ट्रक्चरल आइसोमर आप मान सकते हो। अदरवाइज आप उसको क्या मानोगे, स्टीरियो आइसोमर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। पर उसमें भी स्टीरियो आइसोमर ऐसे नहीं होगा। स्टीरियो आइसोमर को क्या होना चाहिए, एक हम आपको क्वेश्चन कराएंगे कि वो सेम होगा यूपीएससी ने, बट वो स्टीरियो आइसोमर नहीं होगा, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर को कन्फर्म मतलब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टीरियो आइसोमर में जाने के लिए एटम के पास या तो वेज या डैश का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, यहां पे लिख सकते हो सेम कनेक्टिविटी, ठीक है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट, या बोल सकते हो ओरिएंटेशन, सबसे अच्छा क्या, ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन 3D स्पेस, यानी जो उनका अरेंजमेंट होगा ना वो अलग होगा, ठीक है। वो तो तुम्हें पता है, आगे चल के बताएंगे, ठीक है। हमें भी डिफिनेशन पे उतना नहीं जाना, आगे चल के एक एक चीजें आपको कंफर्म होगी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि आइसोमर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोलोगे दो टाइप के, एक स्ट्रक्चरल और दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फिर आता है आपका मेटामेरिज्म एंड टाटोमेरिज्म। फिर उधर क्या होगा आपका स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक कन्फर्मेशनल आइसोमर और दूसरा होगा कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर। कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिकल और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ब्रह्मास्त्र हम बता रहे हैं आपको कि आप केवल देख के बता कर लो कि ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं है। स्ट्रक्चरल आइसोमर तभी होगा जब आपका क्या होगा, आईयूपीएफई नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर जो आईयूपीएफई नेम सेम है, इसका मतलब दो हो सकता है, या तो वो मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर हो, वो भी जब वेज और डेफ फार्मूला में है, अदरवाइज वो होगा होमोमर, होमोमर नॉट अ होमोलॉगस, ठीक है। तो एक एक करके हम आपको देखेंगे, याद रखना स्ट्रक्चरल आइसोमर में आईयूपीएफई नेम क्या होगा, डिफरेंट होगा। चलिए, तो पहला हम देखेंगे चैन आइसोमर। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं आपका चैन आइसोमर। ठीक है, प्यार से तो बोलोगे शॉर्ट में सी आई, क्या, सी आई, ठीक है, चैन आइसोमर।
चैन आइसोमर की जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी लिखती है वो बोलती है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम जनरल फार्मूला, बट हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ पीपीपी या डिफरेंट साइड चैन। केवल इतना बोल के शांत हो जाती है। चलो, कंपाउंड विच हैव सेम जनरल फार्मूला, molecular formula, but having different number of PCC, different number of PCC क्या, different number of PCC पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जो कार्बन होंगे उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, या डिफरेंट साइड चेन। एनसीईआरटी तक है के शांत। बट सच तो ये है कि क्वेश्चन ये जो है आपका आधा अधूरा है। आगे चल के हम आपको कुछ ऐसे बताएंगे एग्जाम्पल जिसमें पीसीसी क्या होगा, सेम होगा, बट वो आपका चैन आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की बातों को उतना ही भरोसा करें, यानी ये नहीं है एनसीईआरटी आपकी एक सिलेबस की तरह है। ये नहीं कि जितना एनसीईआरटी में दिया हम उतना ही पढ़ेंगे, वो बायो के लिए ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ठीक नहीं है। तुम देखना वो क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछ लेती है। उसने तो केवल इतना ये लिखा है कि पीआई चैन आइसोमर वो कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और जनरल फार्मूला सेम होगा, बट पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जो क्या होगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन चेन होगा, पीसीसी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये तो साइड चेन क्या होगा, डिफरेंट होगा। बट ये आधा अधूरा है डेफिनेशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें बुक हमें रटना नहीं है, रट्टू टोता नहीं बनना कि उसने इतना बोल दिया। अगर जिसके हिसाब से जाओगे तो हो गया तुम्हारा। एक आगे चल के हम आपको अभी कराएंगे कि एक ऐसा चैन आइसोमर का एग्जांपल आएगा जिसमें नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चैन सेम होंगे। अब क्या करोगे, बुक को गलत बोलोगे क्या? बुक ने आधा अधूरा दिया है। इसीलिए हम बोलते हैं हमें कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, हमें रटना नहीं है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो लोग कहते हैं स्टैंडर्ड बुक में ये लिखा है ये लिखा है। अरे वो बुक लिखा कौन, वो जो ऑथर लिखा है किस कंडीशन में उसने लिखा है। मैं एक बुक नहीं बहुत सी ऐसी बुक बता दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो वो पूरे डिफिनेशन को पूरा कवर नहीं करता। इसीलिए हम बोलते हैं बुक को, या आपको सीधी सी बात है, हमें रट्टू टोता नहीं बनना है, टाइम लगेगा। आप दो तरह के बच्चे होते हैं, तीन तरह के होते हैं क्लास में, एक जिसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, दूसरे का मीडियम और तीसरे का बहुत ही खतरनाक, कुछ भी नहीं। पर जो टीचर पढ़ाता है जिसको कुछ भी नहीं आता, या मीडियम वाले को, क्योंकि जो पहला वाला है वो तो पहले ही कैप्चर कर लेगा, तुम्हें भी पता है, जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है। अब उसमें क्या होगा, जो पीछे वाला परेशान हो जाएगा, अरे सर लगता है छोड़ दें, हम तो हिंदी मीडियम के थे, लगता है अपने बस की बात, ये नीट फीट नहीं है। ठीक है, तो हमें इतनी जल्दी उम्मीद हमें नहीं हारना। और इसीलिए एक लाइन भी बोली गई है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, ताला जो होता है ना, ताला दो टाइप के होते हैं, एक नया ताला और दूसरा होता है पुराना ताला। नया जो लॉक होता है ना उसको तुरंत चाबी लगाओ तो खुल जाता है। पुराना जो ताला हो गया, पुराने ताले को आप कितना भी उसको वो कर लो, टाइम लगेगा। मतलब कहने का मतलब पुराने ताले में अभी जंग लगा हुआ है, तो जंग लगे हुए ताले को खोलने में भी टाइम लगता है। तुम तो पढ़ने आए हो, पढ़ाई तुम्हारी हिसाब से नहीं है, उसे टाइम लगेगा जब तुम उसको पढ़ोगे। अभी एक मूवी है ये शायद,
हुई, ठीक है, जिसमें अक्षय खन्ना रोल कर रहा है, ठीक है, एज अ विलन। बट वो इतना फेमस हुआ कि वो एक्टर से भी ज्यादा हो गया, ठीक। अक्षय खन्ना ने क्या किया, वो थोड़ी सपना देख रहा था कि एक ऐसी मूवी आएगी, एक ऐसी फिल्म आएगी जिसमें मैं फेमस हो जाऊंगा रातों रात, नहीं। वो अपना वर्क कर रहा था। हमें हमारे काम की तरफ हमें फोकस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो जो होगा तो होगा ही। समझ में आया? तो हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। हमें रट्टू तोता मत बनो, कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो ऐसे हजारों बुक आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चैन आइसोमर कंपाउंड हैविंग सेम जनरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट नंबर ऑफ पीसीपी एंड डिफरेंट फाइट चैन। एक हुआ। दूसरा इसमें ये भी हम जोड़ दें, पहला डेफिनेशन ये ले लो एनसीईआरटी का, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन ये है कि जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक बात तो लिख लो गारंटी के साथ, आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होगा। कोई भी टाइप का आइसोमर हो, चाहे स्टीरियो आइसोमर हो चाहे स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, तो जनरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। दूसरी बात, नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन भी क्या होगा, सेम। नंबर ऑफ पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, सेम। बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट बोलिए या साइड चेन बोलिए, ठीक है। रटना नहीं है, एक एक चीज को समझाएंगे। पहले एनसीईआरटी वाले को हम पकड़ते हैं, फिर दूसरा इस पे आएंगे। चलिए, पहला पहला हम उसका देखेंगे जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जनरल फार्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा, डिफरेंट। ठीक है, चलो एक एक करके हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं एल्केन में, CH3 CH2। कंडीशन याद रखना भाई, डिफरेंट होगा, ये मेन आपको याद रखना है। डिफरेंट नंबर ऑफ पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन के अंदर जो कार्बन होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने कार्बन चेन है बताओ, ये पीसीसी सिलेक्ट किया 1 2 3 4, तो कितने हैं पीसीसी, कितने हैं इसके अंदर, 4। अब इसका हम आइसोमर बनाते हैं, क्या आइसोमर होगा, CH3 CH CH3 CH3। अब जरा सिलेक्ट करो कितने कार्बन चेन है पीसीसी के अंदर, पेरेंट कार्बन चेन यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3। इधर 4 इधर 3, तो पीसीसी कितना है, 3। बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, देखो 1 2 3 4, C4 ठीक है। चलिए, तो इसको 1 मिनट आज यही तक रखते हैं अपन। ठीक है, तो अपन हम कल से देखेंगे चैन आइसोमर वगैरह क्या होता है उसको अच्छी तरह से, ठीक है।